आरआरबी एनटीपीसी 2026 जीके जीएस का बेहतरीन भौकाली वाला लेवल आपको यहीं देखने को मिलता है। और भाई साहब इसी चीज को बेहतरीन तरीके से आपके लिए पूरा करते हुए मैं लाइव आ चुका हूं और आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कराने के लिए मैं तैयार हूं। तो मुझे एक बार बता दीजिए कितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंतर्गत जो मौजूद हैं, जो मैं ये भी जान पाऊं कि भाई ये कोई आम छात्र तो है नहीं, ये वो छात्र हैं जो भौकाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, अब जैसे क्लास के अंदर बिंदर कुमार हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों के अपने अलग अलग डाउट रहते हैं भाई, आप लोगों का एक दबदबा है। तो जो जो बच्चे यहाँ पर आए हैं आप मुझे एक बार बताएंगे कैसे हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भौकाल आज भी जारी है क्योंकि सिलेक्शन की इस बार आपकी बारी है। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट कैसे हैं आप लोग। ठीक है, इस क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो तो आप लोगों तक पहुंचा नहीं है, वो तो आप लोगों तक पहुंचा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों तक जरूर आ गया। तो एक बार मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्या आरआरबी एनटीपीसी के भौकाली 40 सवाल करने के लिए आप तैयार हैं? और उन्हीं सवालों को यहां पर रखा जाएगा जो तगड़े लेवल पर यहां पे रहेंगे। ये पहली क्लास है जो यहां पर होने वाली है। दिस इज एग्जाम पेपर 1 आरआरबी एनटीपीसी। मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आए हैं हाजिरी लगा दे, जिससे कि पता लग जाए कि भैया ये क्लास कुछ अलग लेवल पर आप पहुंचेगी। जय महाकाल, चीजों को कर रहे हैं सुन शुरू। देखिए अचानक हमला अचूक पेपर, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा और यही चीजें आपको पता लगेंगी। अब देखिए क्या क्या लेवल होना है, अब देखिए क्या क्या लेवल होना है। मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर लेता हूं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट बेसिक डिजाइन किया गया है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, बट पॉइंट यहां पर यह है कि भैया आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए जो चीजें यहां पर रखी जानी है वो कुछ अलग लेवल पे रखी जानी है। जैसे ये ग्रेजुएट के लिए भी रहेगा और यह आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए भी रहेगा। स्पेशल फोकस हमारा ग्रेजुएट पे है क्योंकि बच्चे शुरुआत से कहते आए हैं कि सर आपके पढ़ाने का लेवल कुछ अलग ही है, आप थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं, और हाई लेवल पढ़ाने की वजह से यहाँ पर मैं चीजें कर रहा होता हूँ। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के बारे में। इसके अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको जीके जीएस का देखने को मिलेगा वो ऐसे है कि कोर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोर सब्जेक्ट जिसमें आते हैं आपकी पॉलिटी है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स है। तो ये चार तो होंगे ही होंगे कोर सब्जेक्ट्स में, और साथ में आपको देखने को मिलते हैं जो अपने ट्रेंडिंग पोर्शंस है। ट्रेंडिंग पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ट्रेंडिंग है जैसे करंट अफेयर है, स्टैटिक है एंड कंप्यूटर है, ये सारे भी मैं यहीं पर कवर कराऊंगा। और साइंस के लिए क्या किया है मैंने, साइंस के लिए रामबाण नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं और इसके ऊपर अभी मैं विचार कर रहा हूं, कुछ नई चीजें इसके अंतर्गत होने वाली हैं। तो जो बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं आप लोगों को ना बस एक छोटा सा काम करना है, पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लास को लाइक करेंगे मैं आपको ये भी चीज यहाँ पर स्पष्ट करके बता दूंगा कि वत्स आप लोगों के लिए जो मॉक पेपर है ये तो तगड़े लेवल पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी कम लाइक इस क्लास के साथ तो बड़ी नाइंसाफी है? ठीक है, तो वो भी थोड़ा समझिएगा। दूसरा भैया यहाँ पर ये भी समझ लेना कि जो कल की लाइव होने जा रही है, यानी जो पॉलिटी का वन शॉट होने जा रहा है, इसके अंदर भाई आप सब जरूर आना क्योंकि भौकाल वहां भी पूरा ही है जी। ठीक है, वहां जरूर आना। पॉलिटी का वन शॉट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों लेवल पे मिलेंगी। अब हम करते हैं स्टार्ट, चीजों को करते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, डेली ये होगा, डेली 10:30 पर हुआ करेगा, डेली आपका 10:30 पर ये हुआ करेगा, 10:30 PM होगा और ये डेली होगा। ठीक है, यानी कल संडे है, कल भले ही ना हो पाए पर वैसे रेगुलर होगा। तो कौन कौन ऐसा छात्र है जो रोज आने वाला है वो इस क्लास के नीचे लिख जरूर देना। डेली आने वाले छात्र इस क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दें डेली वाले छात्र। होता क्या है, ये टाइम ही मैंने क्यों रखा, क्योंकि भाई ये वो टाइम होता है जब आप अगर कोई नौकरी पेशे वाला भी है वो भी घर पे आ जाए, और एनटीपीसी में मेजर छात्र वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो आप ही के लिए ये चीज शुरू की जा रही है। इस चीज के लिए ही यहाँ पर मैं दिन के अंदर 5-5 क्लासेस आप लोगों के लिए ले रहा हूं। स्टार्ट करते हैं चीजों को सवालों से। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सवालों का लेवल देख के अगर आज कोई भाग गया तो फिर वो कायर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना कि कायर कहेगा जग उसे जो युद्ध ना लड़ पाएगा। इसलिए युद्ध जरूर लड़ना भाई साहब, डेली आना है, डेली आना है एक एक बालक को। ठीक है, चलो पहला सवाल यहां पर यह, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किसी पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातात्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण चिन्ह मार्कर हुआ करता था? अब ये शिल्प उत्पादक केंद्र आपको देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको देखने को मिल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस सिविलाइजेशन से आपको देखने को मिल गया, सिविलाइजेशन से मिल गया, यानी यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिल गया।
सिंधु सभ्यता से मिल गया। तो सिंधु सभ्यता के अंदर आपके क्षेत्र थे, जैसे लोथल था, जैसे आपका कालीबंगा था, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, और चनहूदड़ो आपका हुआ, पाकिस्तान में था चनहूदड़ो, चनहूदड़ो आपका हुआ, चनहूदड़ो हुआ। ये वो क्षेत्र हैं, ठीक है। या आपका जो एक क्षेत्र देखने को मिलता है गुजरात के अंदर, ठीक है, एक जो है नागेश्वर क्षेत्र देखने को मिलता है, नागेश्वरम क्षेत्र देखने को मिलता है गुजरात में। तो ये वो क्षेत्र थे जहां पर आपको बहुत बड़े लेवल पर मन के पाए जाते थे। मन के यानी बीड्स, बीड्स यानी सजावटी चीजें पाई जाती थी। तो अगर हम शिल्प उत्पादन केंद्र की बात करते हैं तो इसमें से कौन से पॉइंटर्स चेक होते हैं कि अगर सिल्क उत्पादन देखना है तो पॉइंटर्स क्या क्या चेक होंगे, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट है कि कच्चे माल का प्रमाण, जैसे प्रशुर। देखो, कच्चा माल जब तक वहां पर नहीं पाया जाएगा हम नहीं मान सकते कि यहां पर ये चीजें रही होंगी, ठीक है, याद रखना। तो पहला पॉइंट एग्जैक्ट हुआ। स्थल की भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ओके। अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, ठीक है। अगर देखो मान के चलो बहुत सालों के बाद जब ये पृथ्वी जो वर्तमान में वंश चल रहा है ये सब भस्म हो जाए, तो उन सब के भस्म होने के बाद आप देखेंगे कि सर कुछ चीजें रेजिडुअल्स रह जाएंगी, कुछ चीजें रेजिडुअल्स रह जाएंगी। अगर वो चीजें अर्थात वो रेजिडुअल्स रह जाते हैं तो बाद में उसी के आधार पर देखा जाएगा कि ये भी एक समय पर यहां रहा होगा। तो कच्चे माल का होना बहुत जरूरी है। विविध प्रकार के मृत भांड, एविडेंस ऑफ वैरायटी ऑफ पॉटरी, पॉटरी की वैरायटी है ये भी देखने को मिलती है। तो पॉइंट यही आता है कि इसमें क्या क्या चीजें आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेंगी। देखो सच बात बताऊं, पॉटरी का शिल्प से कोई लेना देना नहीं है। पॉटरी इज नॉट इक्वल टू शिल्प, तो डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंटर है कि सर जी अगर हम बात करते हैं स्थल का भौगोलिक विस्तार, कई बार ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मायने नहीं रखता। मायने क्या रखते हैं? मायने रखते हैं कच्चे माल का प्रमाण और अपूर्ण वस्तुएं, केवल यही मायने रखते हैं। करेक्ट आंसर पहला और तीसरा। अब आप सोच रहे हैं कि इतना टफ सवाल कहां पर आया था? ये एनटीपीसी ग्रेजुएट का सवाल। दूसरे नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, बताइए फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइक्लोन के बारे में कौन सा कथन सही है? जो बच्चे पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो आधे से ज्यादा भाग जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, आई एम स्वेयर कि भाई आधे से ज्यादा बच्चे भागेंगे इसमें से, ये सोच के कि सर ये क्या करा दिया, इतना तगड़ा सवाल, तो हम तो हिल चुके हैं अंदर से। देखो बात को समझिएगा। अब जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं एक बार उनको ये सवाल दिखा देना, फिर तुम नहीं भागोगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जीत राना किस चीज का नाम है। मेरा काम ये नहीं है कि आपको यहाँ पे आके बहलाऊं, ओ मेरे बच्चे आजा आजा आसान सवाल कर ले, राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72। पेपर में ये नहीं आता। पेपर में से रोते हुए आना है तो तुम यहां हंस लो, यहां याद कर लोगे तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीजें किस प्रकार से, बात करिए। जो साइक्लोन एक्सरसाइज होती है, पहली बात की महाजन फील्ड में हुई थी राजस्थान के अंदर। स्टेटमेंट परफेक्ट है, जी हाँ, ये महाजन फील्ड में ही देखने को मिलते राजस्थान में। दो पार्टिसिपेंटिंग कंट्रीज हैं वो आपको इजिप्ट और इंडिया देखने को मिला है, ये भी सही है। और ये फरवरी 2025 में होने वाली एक्सरसाइज थी, दोनों ही सवाल सही हैं। दिस एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन द आर्टिलरी ट्रेनिंग ऑफ जॉइंट फोर्सेस, ये सही तो तोप खाने का प्रशिक्षण था? बिल्कुल नहीं था। इसके अंदर आर्मी का प्रशिक्षण की चर्चा की गई थी, आर्मी के प्रशिक्षण की यहां पर चर्चा की गई थी। पहला और दूसरा ही आपको सही देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको तीसरा ऑप्शन सही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आर्मी का परीक्षण किया गया है, यानी थल सेना का परीक्षण किया गया है और वायु सेना का परीक्षण किया गया है, ना कि आपके अंदर वायु का, इसके अंदर एयरफोर्स का इसके अंदर प्रदर्शन किया गया, आर्मी का प्रदर्शन किया गया, बट तोप खाने का प्रदर्शन इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर होगा पहला और दूसरा। अगला सवाल यह रहा तीसरे नंबर का, बताइए करंट अफेयर का सवाल भी मैंने इसमें एड ऑन कर दिया है। भारत रंग महोत्सव 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? मैं लिख के दे देता हूं, इसमें से सवाल आएगा। अगर कोई भी बच्चा इस बार एनटीपीसी में वाकई में सिलेक्शन चाहता है, जय भवानी, एक चीज मैं कह रहा हूं कि इन पूरे सवालों को नोट कर देना, आपका पेपर सच में इससे बाहर नहीं जा सकता। एनटीपीसी पे, यूपीएसआई पे, सीजीएल पर जिस लेवल और डेडिकेशन का काम हमारा है, अर्थात आपके अपने प्रिय जो है शिक्षक अर्थात में मेरा है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं और। का हाल बा, कैसन बा, मजा बानी, बहुतर रहुआ, ठीक है। MKOP 90 बढ़िया है भाई। संगीत नाटक एकेडमी में होना है, ललित एकेडमी में होना है, नहीं सर ये NSD में होना है। ये कहा होना है सर? ये NSD में आपका होना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में होना है। और ये होना कब था सर? ये 22 जनवरी में हुआ था 2026 में, ठीक है। 22 जनवरी 2026 में आपको देखने को मिला है। और ये कहां पे? न्यू दिल्ली में, मंडी हाउस में है। न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलते, न्यू दिल्ली,
ठीक है, याद रखेंगे। चौथे नंबर का सवाल बताइए, बुद्ध संगतियों का आयोजन स्थल का सही कालक्रम क्या है? देखो, बुद्ध के बारे में सही कालक्रम भी बता दीजिए, सारा का सारा जो सही कालक्रम है वो आपको क्या देखने को मिल जाएगा। सही कालक्रम की भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे राजगृह वैशाली कुंडलवन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कुंडलवन वैशाली राजगृह, राजगृह कुंडलवन पाटलिपुत्र वैशाली, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। देखो, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, डी करेक्ट आंसर है। राजगृह में होती है सर सबसे पहले 483 बीसीई, फिर आपको देखने को मिलती है वैशाली में 383 बीसीई, फिर आपको देखने को मिलती है पाटलिपुत्र के अंदर 250 बीसीई, फिर आपको देखने को मिलती है कुंडलवन कश्मीर के अंदर 78 सीई। अब ये किस किस की? महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र तिस, वसुमित्र और अश्वघोष। राजाओं के नाम क्या क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो आपका बौद्ध धर्म है वो कई त्रिखंडों में बट जाता है, वह चौथी संगति में बटता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। पांचवें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, फेंक के मारा। एक होता है सवाल को कराना, नहीं सर हम सवाल फेंक के मारते हैं। बताइए, आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थलों पर मणका बनाने की फैक्ट्री आपकी मिली है? मनका बनाने की फैक्ट्री आपकी कहां कहां पर मिली है? बीड मेकिंग फैक्ट्रीज आपको कहां पर देखने को मिली है? ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको कहां कहां पर देखने को मिली है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है सर चनहूदड़ो है, बिल्कुल है। जो लोथल है, बिल्कुल है। ना तो कोटजी है ना मोहनजोदड़ो। एग्जैक्ट आंसर है पहला चौथा। बात कर लेते चनहूदड़ो, दैट इज आपका, यह है आपका जो है पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे 1930 में एक्सकवेट किया जाता है। यह आरएल स्टेन के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। यह आपका जो खोजा जाता है 1922 राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, याद रखना, मेजर आपके हैं। लोथल आपका गुजरात में है, रंगनाथ मिश्रा के द्वारा इसको खोजा गया था। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब यहां हम बात करते हैं करेक्ट आंसर। छठवें नंबर का सवाल बताइए। छठवें नंबर का सवाल मुझे बताओ, बहुत बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलता है। 6 नंबर का बढ़िया लेवल का सवाल है, बताओ। सवाल है छठवां। छठवें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। संगम वंश के फाउंडर कौन है सर? संगम वंश के फाउंडर कौन है सर? हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का फाउंडर है। हरिहरा एंड बुक्का ये है फाउंडर बच्चे। कब इसको खोजा कब गया था संगम वंश को? सर 1336 में। इसी के साथ आपको विजयनगर एम्पायर की शुरुआत देखने को मिलती है। विजयनगर एम्पायर इसी के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि सर वीर नरसिंह क्लिंच द थ्रोन ऑफ द लास्ट सुलभ रूलर्स। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब डायनेस्टी को मारकर, सालुब का फाउंडर कौन है? नरसिंह सालुब है। अब तुलुब का फाउंडेशन कौन है? वीर नरसिंह है। ये भी स्टेटमेंट है। कृष्णदेव राय यंगर ब्रदर ऑफ नरसिंहा वाज द सक्सेसर। वीर नरसिंह जो तुलुब वंश के हैं, उनका जो सक्सेसर बना, उन्हीं का भाई केडीआर बना, यानी कृष्णदेव राय उनका फाउंडर बना। बहुत बढ़िया। और अच्युत देव राय द कजिन ब्रदर ऑफ कृष्ण देव राय, उनका सक्सेसर बना। अच्युत देव राय आपको देखने को मिलेगा कृष्ण देव राय के सक्सेसर थे। करेक्ट आंसर, करेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। एक भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन धर्म में तप व अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, जो भद्रबाहु ने लिखा था। ये किसमें है? कल्पसूत्र के अंतर्गत लिखा गया है, जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? इसने भद्रबाहु के द्वारा इसको लिखा गया था। भद्रबाहु आपके दिगंबर हैं। दिगंबर आपको देखने को मिलेंगे, दिगंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, दिगंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब है क्या दरअसली, श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भद्रबाहु है, ये दरअसली दिगंबर वाली जो शैली है, दिगंबर वाली शैली से रिलेट करता है। ठीक, अब यहीं पर मैं बात करता हूं, तो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण वह कल्पसूत्र है वो संस्कृत में है। एग्जैक्टली, जी हाँ, यह संस्कृत में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर यह है कि जी हाँ, यह संस्कृत में आपको देखने को मिल जाता है। यह स्टेटमेंट तो सही है। और अगर मैं बात बताऊं यहां पर, जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल है, बिल्कुल है, तप और अहिंसा पर विशेष बल है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। भद्रबाहु जो दिगंबर शाखा से है वो करेक्ट है। यहाँ पर
ठीक है, एक बच्चा है द बैक बेंचर लाइफ कह रहा है। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है मैं यहां से पेपर आता है 10,000 क्वेश्चन करा देते हैं, सारे मास्टर बोलते हैं। बच्चे में सारे मास्टर नहीं हो, पहली बात को समझिए। ठीक है, और दूसरी बात ये रही, अगर आप अपने जीवन में इतने ज्यादा पेसिमिस्ट रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बढ़िया चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए कि अगर आप अपने जीवन में ऑप्टिमिस्ट जब तक नहीं होंगे तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती। जिस दिन आप समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, अच्छी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, तब तक आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। नाम बैक बेंचर रखने से बैक बेंचर नहीं बनते, ऐसे दिखते हैं बैक बेंचर। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझिए बैक बेंचर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं बैक बेंचर। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल। कुछ फैक्ट है आपके सामने, इन फैक्टों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। ये सवाल भी आपका जिंदा सवाल जो है आपको जो देखने को मिल रहा है, ये किसमें देखने को मिल रहा है? ये एनटीपीसी में आपको जिंदा सवाल देखने को मिला। सवाल नंबर 9 है और ये एनटीपीसी में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनटीपीसी में आया है, ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, चलो सवाल है, एक एक्सरसाइज हुई थी टाइगर ट्राइम 25। मुझे याद है क्योंकि मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, तो ये मार्च में हुई थी, मार्च 2025 में हुई थी। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मान में रहा था। HADR जो है ये भारत के और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एक्सरसाइज थी, जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए ही है? क्या ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए ही है? तो मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, जो टाइगर ट्राइम्फ है ये यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं हुई, ये USA के साथ हुई है। किसके साथ हुई है सर? ये USA के साथ हुई है और इंडिया के साथ हुई है। अगला है कि अभ्यास का हार्बर चरण विशाखापट्टनम में हुआ है, जबकि समुद्री चरण संचालन काकीनाडा तमिलनाडु में हुआ है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सत्य है। यह जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ थी, यह आपकी 2 चरणों में हुई थी, विशाखापट्टनम में और काकीनाडा में। 2 आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगला है कि इसमें INS विक्रांत है, बिल्कुल नहीं INS विक्रांत, और वायुसेना के अन्य दस्ते भी शामिल नहीं है, बिल्कुल फालतू का सवाल है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान अगर साथ में यह बचाने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सकते हैं। करेक्ट आंसर है दूसरा और चौथा, ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, ये सवाल पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा 10वें नंबर का सवाल। बताइए 10वें नंबर का सवाल, आप मुझे बताइए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 इस बार किसको मिला है? थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, फटाफट बताओ सर। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1982 से दिया जाता है। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। किसके द्वारा? मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जब मीडिया फाउंडेशन इस चमेली देवी अवार्ड को देती है, 1982 से दे रही है, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी है कौन वैसे सर? यह मैं आपको बता दूं, फ्रीडम फाइटर है। ये फ्रीडम फाइटर रही है चमेली देवी, फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलती है। और करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं तो दैट इज जतिंद्र कौर तूर देखने को मिल जाएंगे। जतिंद्र कौर तूर देखने को मिल जाएंगे। पिछली बार ये सवाल आया है, इस बार ये सवाल आ सकते हैं कि कब शुरू हुआ, चमेली देवी कौन है, ये सब बातें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 11वें नंबर का। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? ऐसी कौन सी चीज है जो जैन और बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करते? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर नॉट एक्सेप्टेड बाय जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? करेक्ट आंसर की बात बताइए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सवाल है कि देखिए सबसे पहले अहिंसा का व्रत दोनों में ही देखने को मिलता है, स्त्रियों का प्रवेश दोनों में ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंतर्गत भी आपकी कैटेगरीज क्रिएट की गई और इसके अंतर्गत भी आपकी महिलाओं के लिए अलग से संघों को बनाया गया था। महिलाओं के लिए भी अलग से संघों को बनाया गया था। लेकिन अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करता हूं, किसकी? कास्ट सिस्टम की बात करता हूं, तो वह आपको यहां देखने को मिलेगी। वर्ण व्यवस्था आपको यहां देखने को मिलेगी, कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में नहीं है, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में नहीं है। लेकिन यह आपको देखने को मिल जाएगा हिंदुइज्म में, थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन दोनों में है।
इवन जैनिज्म के अंतर्गत तो आपको 24 जैन तीर्थंकर भी देखने को मिले हैं। इसका मतलब है वो एक दूसरे के अंतर्गत, तीर्थंकर की हम बात करें तो वह एक तरीके से देखा जाए तो इनकारनेशन ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 12वें नंबर का सवाल, ये रहा आपके सामने। बताइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान दोबारा से आता है, रिटर्न ओके ठीक है। इलाहाबाद की संधि, देखो इलाहाबाद ये आता है दोबारा भारत लौट के, 1765 में आया था ये, अगेन लौटा था 1765 में, मुझे अभी भी याद है। और इलाहाबाद की संधि भी 1765 में ही आई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुई है 2 चरणों में हुई है, 12 अगस्त में और 16 अगस्त में, 2 चरणों में हुई है। इसमें जो हुई है यह आपकी हुई है जो है शाह आलम टू, शाह आलम जो मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और ये जो हुई है शुजा उद्दौला, अवध का नवाब है, शुजा उद्दौला अवध का नवाब है, और साथ में किसके बीच में, एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑब्वियसली बात है, पहले ये आएगा तब ये होगी। तो एक हमेशा पहला होगा उसके बाद दो होगा, एक हमेशा पहला होगा उसके बाद दो होगा, एक हमेशा पहला होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मैंने कहा एक हमेशा पहला होगा उसके बाद दो होगा। रीजनिंग में भी आप ये पढ़ते हैं टर्म कई बार। बक्सर का युद्ध 1764 में है, ऑब्वियसली बात है इन दोनों से पहले है, तो 3 इन दोनों से पहले, करेक्ट आंसर भी हो गया। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बना, या 1700, भारत का गवर्नर जनरल कभी नहीं बना, बंगाल होना चाहिए था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनना 1700 आपका 1774, 74। ये स्टेटमेंट ऐसे सही होगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं सर, जिसपे आप कमेंट देखते हो टीवी कितनी बड़ी है, लैपटॉप है भाई। आगे हम बात करते हैं, छोटा सा है। आगे हम बात करते हैं 13वें नंबर का सवाल। बताओ, रिगार्डिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो इस तरीके के सवाल भी पिछली बार आपके एनटीपीसी में बने हैं, तो मैं आपको सिर्फ यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि सवालों का लेवल पिछली बार क्या रहा है। अगर आप हल्की तैयारी करके जाने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलत तरीके से सोच भी मत लेना कि इतना आसान और सरल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ी गलती में फंस जाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बीजेपी वॉन मोर देन 100 सीट, परफेक्ट है। बीजेपी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जीतती है। वर्तमान में अभी रिसेंट आपने ये देखा कि सर महाराष्ट्र के अंतर्गत जो उप मुख्यमंत्री है इनकी डेथ हुई, उप मुख्यमंत्री की डेथ हुई, मुख्यमंत्री की डेथ आपको देखने को मिली है तो चर्चाओं में है। तो इनके स्थान पर जो अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर बिठाए जा रहे हैं वो कौन बिठाए जा रहे हैं वो भी बताना सर। दैट इज इनकी वाइफ पवार है, जो है सुमित्रा पवार, इनकी वाइफ अभी बनी है उप मुख्यमंत्री नई। ठीक है, जो अजीत पवार थे, अजीत पवार के बाद जो सुमित्रा पवार है उनकी वाइफ है वो पद पर बैठी है। ठीक है, याद रखिए। दूसरा है बीजेपी 100 से अधिक सीटें जीती है, करेक्ट है। कांग्रेस इंप्रूव द सीट टेली कंपेयर टू 2019, कांग्रेस की सीटें बढ़ने की जगह घटी हैं। कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ने की बजाय यहां घटी हैं, याद रखना। द शिवसेना सिक्योर्ड मोर सीट्स देन उद्धव ठाकरे, हाँ जो शिंदे गुट ने उद्धव गुट की तुलना में अधिक चीजें यहां हासिल करी थी, करेक्ट है। महाविकास जो आघाड़ी है, गठबंधन सरकार बनने सफल रही है, बिल्कुल नहीं बनाई, सफल सरकार तो बीजेपी ने बनाई है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है इसके अंदर, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ये भी याद रखना रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है, जो अजीत पवार जी की डेथ हुई है प्लेन क्रैश में। बॉम्बार्डियर प्लेन था, क्रश हो गया, साथ में 5 लोग और थे वो भी मारे गए। बीजेपी लीड करती है, ठीक है, याद रखना। विनिंग 235 सीट इन्होंने जीती, 288 सीटें में से 235 सीट इनके द्वारा जीती गई थी, पूरे अलायंस के द्वारा 265 जीती थी आउट ऑफ 288, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। 14वें नंबर का सवाल ये रहा, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसके बारे में एक बार आप बताएंगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित, विनोद कुमार शुक्ल, जगत गुरु, गुलजार या पुष्प भारती, फटाफट बताओ। ठीक है, बताओ फटाफट से। देखिए चलिए मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत। विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा मिला, 59वां मिला है। जगत गुरु राम भद्रालाचार्य और गुलजार, इन दोनों को जो मिला है वो 58वां मिला है, 58वां। इनको मिला है संस्कृत के लिए, गुलजार को मिला है उर्दू के लिए, ठीक है। और याद रखना, और यहां पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं कौन भला, विनोद कुमार शुक्ल, यह आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार इनका रिलेट करता है, ये 59वें नंबर के रिलेट करते हैं विनोद कुमार शुक्ल। करेक्ट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल, बहुत बढ़िया। अब विनोद कुमार शुक्ल जी की हम बात कर लेते हैं।
इनको जो अवार्ड मिलता है इसमें रुपए कितने मिलते हैं? सिर्फ 11 लाख रुपए मिलते हैं। यह अवार्ड कब शुरू किया गया था? 1961 में पहली बार मिला था जी शंकर करूप को मलयालम भाषा 1765 में। 1766 और 67 में पहले हिंदी कवि को यह मिलता है जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, याद रखेंगे। आगे ठीक है, ये लीजिए 15वें नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिस पर हिंदू देवी की आकृति जो है बनी हुई थी? हिंदू देवी की आकृति बनी हुई थी। सर आप करंट अफेयर की क्लास कब लोगे एनटीपीसी के लिए? अगले संडे। अगले संडे भौकाल होगा भाई, वो तो क्लास क्या होता है। सर एक फोटो आपके साथ लेना है। अरे निश्चित तौर पे मिलेंगे, आपके ब्याह में भी आएंगे, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत बार कई बार होता है, जैसे क्लास में हमारे में काफी मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं। ठीक है, अरे फैजान भाई यूपीजी के हो जाएगी, टेंशन मत लो यार। मोहम्मद गौरी, गजनवी, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक? करेक्ट आंसर है इसका गोरी। गोरी ने हिंदू देवी मां लक्ष्मी के सिक्कों का अंकन अपने यहां पर कराया था, राइट। साथ में कुबेर जी का भी कराया था, प्लस कुबेर के चित्रण भी इसके द्वारा कराए गए थे, क्योंकि इसको लगता है कि जो देवता है उनसे पैसा मिलता है। अगर हम इसी के बारे में बात करते हैं, गौरी के बारे में बात करते हैं, इसके द्वारा फर्स्ट अटैक कब किया गया? पहला अटैक इसके द्वारा कब किया जाता है? 1175 में पहला अटैक इसने किया था, गुजरात पर किया था। गुजरात पर किया नहीं, पहला अटैक इसने किया था मुल्तान पर। मुल्तान पर जहां करमाथी मुस्लिम्स हुआ करते थे, करमाथी मुस्लिम इससे हार गए थे। देन ये भारत के अंतर्गत जो मिड आज की डेट के भारत पर गुजरात में अटैक करता है 1178 में, वहां पर नायका देवी जी ने इसको बहुत बुरी मार मारी थी। जो गजनी है ये 1000 में अपना पहला अटैक करता है। लास्ट अटैक 1027 में जाटों के अगेंस्ट था, 1030 में इसकी डेथ हो जाती है, और यहां 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। खोखर जाट इसको मार देते हैं। ऐबक गुलाम है, गुलाम वंश की नींव रखता है। बाबर मुगल है, मुगल वंश की नींव रखता है। अगला सवाल ये रहा 16वें नंबर का। मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि से प्रदान किया था? कि भैया कंठभरण वाणी विलास, ये मुगल एम्पायर के द्वारा ये जो मतलब टाइटल है किसको दिया गया है बताइए? ये टाइटल किसको दिया गया है, इस टाइटल के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, खुल के खेलना, सबके सब लाइक कर लेना क्लास को, बहुत तगड़ी क्लास है ये, और चीजें और भी होनी है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। यहां पर तानसेन को यह दिया गया था। बाज बहादुर जो था, बाज बहादुर अटैकर था, मतलब यह आपका कहा था मालवा का रूलर था, मालवा रूलर था, मालवा रूलर था ये। और इसको 1561 में 1561 में अकबर ने जीत कर छोड़ दिया था। अकबर ने इसको माफी दी थी, अकबर ने इसको जीवित छोड़ा था, इसे जीवित छोड़ा था, जीवित इसने छोड़ा, जीवित छोड़ा था। जीत तो गया था अकबर, पर अकबर ने इसको जीवित छोड़ दिया था। महामंगा के और अकबर के क्लैश इसी वजह से हुए थे। दूसरा पॉइंटर है बैजू बावरा, ये इस टेन्योर का नहीं है। मियां चांद मुस्लिम है, इसको किसी प्रकार से कंठभरण वाणी की उपाधि नहीं मिलेगी। तानसेन इसके नवरत्नों में से एक था, करेक्ट आंसर नवरत्न होगा। इनका वास्तविक नाम जो था रामतनु पांडे था, ग्वालियर के रहने वाले थे। मजबूत व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। 17वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? बिंदुसार ने एक व्यक्ति को वहां पर भेजा कि वहां का जो पूरा जो एरिया है उसमें डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे डिस्प्यूट सही हो जाएं। वह किसके द्वारा भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है? सर बिंदुसार ने क्या किया था? बिंदुसार ने पहले सुशीम को भेजा था। इसने पहले सुशीम को भेजा था। किसको भेजा? सुशीम को भेजा था, सुशीम को भेजा। पर सुशीम इसके अंदर क्या रहा था? सुशीम इसके अंदर फेल रहा था, सुशीम इसके अंदर रहा था फेल। इस वजह से बाद में अशोक को भेजना पड़ा, और अशोक ने यहां दबदबा बनाया। अशोक शासक बनने से पहले कहां का, अशोक शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था? सर ये अवंती का राज्यपाल था। बिफोर रूलर ही वॉज, बिफोर रूलर रूलर बनने से पहले, बिफोर रूलर यह का क्या था? सर ही वॉज गवर्नर ऑफ अवंती, गवर्नर ऑफ अवंती, गवर्नर ऑफ अवंती। अवंती का राज्यपाल ये था। कहां का था? अवंती का राज्यपाल था ये। ठीक है, चलिए अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके अंतर्गत कोई समस्या होगी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती, अशोक। मौर्य की बात करता हूं, ये फाउंडर है। 322
के अंतर्गत इनके द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी जाती है बीसीई में। शैलेंद्र आपके इस वंश के राजा रहे हैं। शैलेंद्र वाज द किंग ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के अंतर्गत यह राजा रहे हैं। सुशीम भाई था लेकिन मार दिया था सुशीम को, अशोक ने खुद मारा। 18वां सवाल ये रहा, 18वां सवाल ये रहा, फटाफट चर्चा करते हैं। ये सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। कहां का है 18वां सवाल? सर ये भी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बात करते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 2024 विधानसभा के चुनावों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बीजेपी रिटेन पावर विद ए क्लियर मेजोरिटी, बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। अच्छा, विधानसभा चुनावों की तुलना में अपनी सीटें बढ़ाई हैं बीजेपी ने सीटें घटाई हैं। एग्जैक्टली, बीजेपी ने सीटें बढ़ाई तो नहीं है हरियाणा में। बीजेपी की सीटें इस बार आपको हरियाणा में कम देखने को मिली है। हरियाणा के अंदर कम देखने को नहीं, हरियाणा में तो बढ़ी थी। सॉरी भाई, सही है, स्टेटमेंट सही है। इनको सीटें जो है देखने को मिलती हैं, बढ़िया सीटें मिली हैं, ये भी सही मिला है। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो डिक्रीज हुई हैं 2019 के इलेक्शन के मुकाबले में। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलो, ऐसा भी नहीं है, इलेक्शन में कम नहीं हुई है, इसकी सीट इवन इंक्रीज हुई है। ठीक है, दूसरा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर कम था, जिसमें बीजेपी ने 39.94 और उसने 39.09% हासिल किया। करेक्ट, पहला, दूसरा, चौथा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर साधारण बहुमत प्राप्त किया था। 48 बहुमत इन्होंने प्राप्त की थी। टोटल सीट कितनी? 90 सीटें हैं। जरूरत कितनी पड़ती है? 46 सीटों को जीतने की जरूरत पड़ती है। टोटल 90 सीटें हैं आपके हरियाणा के विधानसभा में। ठीक है, हरियाणा से अपना क्या पुराना रिश्ता है, आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये लीजिए, हटो बच्चों, 19वें नंबर का सवाल। बताओ, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 की क्रांति का आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट करिए। सही क्रम आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। सही क्रम क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं पहले लखनऊ में, फिर कानपुर में और फिर इलाहाबाद में। ठीक है, 2-2 दिन का गैप रहा है, जून के महीने में ही शुरू हुआ है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? सर LKA, ठीक है, LKA बोला जाता है, LKA। ठीक है, लखनऊ पहले, फिर कानपुर, देन इलाहाबाद। LKA आप बोल सकते हैं। दोनों, तीनों ही है आपके जून में शुरू हुए हैं। 2-2 दिन के गैप रहे हैं। 1857, 213। अगला सवाल है 19 का, 20वें नंबर का है। ये सवाल भी रिपीटेड है, 20वें नंबर का सवाल है, और ये सवाल भी रिपीटेड है। बताइए, सवाल रिपीटेड है और सवाल है 20वें नंबर। बात करते हैं, 20वें नंबर का सवाल है, सवाल रिपीटेड है। 20वें नंबर का सवाल है, सवाल रिपीटेड है। मार्च 25 में आयोजित खंजर के बारे में बताइए। एक्सेस, यह लद्दाख के क्षेत्र में आयोजित हुई थी। आय हाय हाय, खंजर को लद्दाख के क्षेत्र में करा रहा है, देख रहे हो, खंजर को लद्दाख के क्षेत्र में करा रहा है। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं, जो खंजर है वो लद्दाख के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुई है। ये फोकस करती है काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन पे। करेक्ट है। यह आपकी जो होती है किर्गिस्तान के और भारत के बीच में होती है, किर्गिस्तान एंड इंडिया के बीच में होती है। अगर हम बात करते हैं, जो पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया है और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड शामिल हुई थी। करेक्ट, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, और यह आपको किर्गिस्तान में ही देखने को मिली। चच्चा, ये कहां देखने को मिली? किर्गिस्तान में ही देखने को मिली। ठीक है, आगे हम बात करें, हाटो बच्चों, 21वां सवाल ये रहा। बताइए, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काली दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों का चुनाव करना था कि वे भारत में शामिल होंगे या नहीं। यह किसके द्वारा किया गया था? 21st क्वेश्चन के बारे में बताइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। फटाफट बताइए। इसकी शुरुआत करते हैं आपके मदन मोहन मालवीय, और कौन पर्सन है वो बताएं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की जो है कल एक तो वन शॉट में लूंगा ही, पॉलिटी के वन शॉट लूंगा, और कंप्लीट जो टॉप 300 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे एनटीपीसी का निचोड़, क्या वो मैं डाल दूं? क्या वह वीडियो मैं कल डाल दूं? कल शाम को वो वाली वीडियो डाल देते हैं, और ये चल ही रहा है, ये चल ही रहा है आपका। बताओ, अगर आप कहते हो तो डाल देते हैं। अरे हटो बच्चों, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ऑब्जर्व 3 जुलाई 1947 एज अ ब्लैक डे? 1947 ब्लैक डे आपको देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन इन इंडिया, मुस्लिम मेजॉरिटी। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। सर 21वां क्वेश्चन रीचेक कर लीजिए, दूसरा और तीसरा होगा। बिल्कुल सही है, काउंटर टेररिज्म के लिए और स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन था।
लेट सपोज हम तुम्हारी बात को सही मानते हैं, एक बच्चा है क्लास के अंदर, सुष्मिता है, क्योंकि रेगुलर आती है तो इनकी बात को थोड़ा पानी देते हैं। अगर मान के चलिए स्पेशल फोर्सेस में शामिल नहीं है, तो बच्चा यहां पर ये पैराशूट रेजिमेंट तो एक स्पेशल फोर्स है, और जो किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड है ये भी स्पेशल फोर्स है। तो अगर ये सही है तो ये गलत नहीं हो सकता, इसी वजह से दोनों सही है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, ये हिंदू महासभा के द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू महासभा ने कहा था कि हम ब्लैक डे मनाएंगे, और मदन मोहन मालवीय इसके मेंबर रहे। ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया सवाल है। 21 का 22वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करेंगे। 22वें नंबर का सवाल बताइए, दिल्ली विधानसभा के बारे में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। भाई साहब, दिल्ली विधानसभा की चर्चा करनी पड़ेगी, इसके बारे में आप मुझे बताइए। दिल्ली विधानसभा के चुनावों के बारे में क्या कुछ बातें रही। 22वें नंबर का सवाल, 22वें नंबर का सवाल है, बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं पहला, चुनाव जीतने सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार बीजेपी से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो, अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आंकड़े के साथ जो चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार है वो बीजेपी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी संबंधित है, बिल्कुल है बीजेपी संबंधित नहीं। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, बिल्कुल बीजेपी के परवेश वर्मा ने इसको हरा दिया। अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी सिक्योर करती है जो है आपके 22 सीट इन दिस इलेक्शन, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 22 सीट आई थी, करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया। अब जीरो में क्या सुधार करोगे तुम, ठीक है, नहीं सुधार किया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट आपका दूसरा और तीसरा ही सही है। अच्छा, एक बार डिमांड आई है 18वें क्वेश्चन को रीचेक करने की, चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। 2024 के अंतर्गत देखो, कांग्रेस डिक्रीज इस सीट्स कंपैरिजन टू 2000 इलेक्शन। बच्चे ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये डिक्रीज नहीं करी। कांग्रेस ने जो लास्ट टाइम सीटें गेन करी थी उसके मुकाबले ज्यादा सीटें गेन करी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने एक पहला दूसरा चौथा बताया, बिल्कुल सटीक बताया। आगे बढ़ो यार, कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी कैसी बात कर रहे हो आप, आज क्या खा लिया आप लोगों ने, यही सब मुझे बताइए। निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद का 2.5 दिन के झोपड़े की भांति हुआ है। जो द फॉलोइंग मॉस्क वाज बिल्ड इन स्टाइल सिमिलर टू द कुतुब मॉस्क इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सी आपको मस्जिद देखने को मिलती है जो कुतुब मॉस्क की तरह आपको देखने को मिलेगी? करेक्ट आंसर क्या? देखिए, अगर मैं बात करता हूं, जो खंबात के अंदर जामा मस्जिद है वो लगभग ऐसी ही है। बाकी जो हैबत खान की मॉस्क है, खैर की मॉस्क है या काली मॉस्क है, ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम है जो पर्शियन आर्किटेक्चर की है। इसके अंदर नया डिजाइन अगर है जो 2.5 दिन के झोपड़े के समान है और दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, तो वो जामा मस्जिद है खंबात वाली। तो जो खंबात वाली जामा मस्जिद है वही चीज आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। तो इसका निर्माण 1325 में हुआ है, जो लगभग सिमिलर एरा में हुआ था। 1325 में हुआ है, सिमिलर एरा में निर्मित हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में हुआ। ये बाद की तो बहुत बाद की है। अगला सवाल हम बात करते हैं 24वें नंबर के सवाल के बारे में, बताइए। बहुत बढ़िया, ये भी जोरदार ही चीजें देखने को मिल जाएंगी 24वें नंबर के सवाल के बारे में। स्टेटमेंट वाले सवालों में दिक्कत होती है ना आपको, सारी दिक्कत दूर कर देंगे। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता के द्वारा दिनार कहलाया। सर ये तो बढ़िया चीज है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया जिसको इब्न बतूता ने क्या कहा गया कि सर जी ये तो जोरदार है, ये जो सिक्का है ये तो दिनार है। एग्जैक्ट। ये आया कब था? इब्न बतूता पहन के जूता 1333 में आया था। रिहला किताब लिख के लाया था। रहला किताब इसके द्वारा लिखी गई, रहला किताब इसके द्वारा लिखी गई। मोरक्को का रहने वाला था ये गजोधर। कहां का था? मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। जो स्वर्ण सिक्के होते हैं इसकी टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है, ये टोकन मुद्रा जारी करना चाहता मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों में। पहली बात तो अफ्रीका गया कैसे? इसको जहाज किसने बना के दिया? अफ्रीका जाएगा तो जहाज तो चाहिएगा, इसको जहाज किसने ला दिया? किसी ने नहीं। तो भाई नहीं दिया तो फिर ये सही कैसे हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट सही है, खाली ए सही है, आर गलत है।
ए सही है, आर गलत है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। मैथ लवर एक बार कमेंटों में जो पिन कमेंट होती है वो यहाँ सजावट के लिए नहीं होती, तो पीडीएफ कहां मिलेगी वहां बताती है। 25वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए कालक्रम के हिसाब से निम्नलिखित स्थापत्य का कालक्रम। 2.5 दिन का झोपड़ा 1199। दीन पनाह शहर की स्थापना, दीन पनाह शहर की स्थापना 1531। प्रोशाह कोटला यह बनता है आपका 1360-69 के बीच में, 1360 के दशक में 69 मान लीजिए। अलाई दरवाजा ये बनता है सर जी 13 आपका 15 से लेके 20 के बीच में। तो टेन्योर की बात करता हूं, पहला होगा पहले नंबर का, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद पहले के बाद चौथा होगा, बात खत्म होगी। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया विनीत भाई, कति ठीक, कति जैसा कहा करें ना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, बगैर परेशानी के हम बात करिए। ठीक है, चलो करेक्ट है भाई जो मैंने बताया। 1432 क्यों होगा इसमें? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये ए लिखा भी हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर प्रथम बार कब पहुंचा था? अकबर पहली बार कब पहुंचा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? इन्हीं के आशीर्वाद से इसको एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है, इन्हीं के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। 62 में पहुंचता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, 1562 में पहुंचता है। युद्ध लड़ रहा था, युद्ध के दौरान पहुंचता है। आगे चलकर जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनके लिए दरगाह भी बनवाएगा, शेख सलीम चिश्ती है उनके लिए दरगाह भी बनाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है 28वां। इसमें पूछा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनके कालक्रम को सुव्यवस्थित करिए। घटनाओं पर विचार और कालक्रम को सुव्यवस्थित करते हैं। बहुत बढ़िया, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इस सवाल के अंतर्गत किसका कालक्रम क्या रहा है, किसका एनेक्सेशन कब हुआ है। अच्छा, ये सवाल बड़े जरूरी है, ये सवाल बड़े जरूरी है, ये पॉइंटर इतने ज्यादा जरूरी है जिसका कोई जवाब नहीं। इनके कालक्रम की बात कर लेते हैं, किसका कालक्रम आपको क्या देखने को मिला है। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एनेक्सेशन ऑफ पंजाब होगा, पहला पॉइंटर तो ये होगा। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सिक्किम का विलय होगा, सिक्किम का विलय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आपको देखने को मिलेगा बर्मा का विलय, और लास्ट में 1853 में आपको देखने को मिलेगा झांसी का विलय। ठीक है, यह आपको देखने को मिलेगा। जो हिसाब किताब है 3-1-4-2 31-42 आपको देखने को मिलेगा, 31-42 आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 3142 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3142 आपको देखने को मिलेगा। अरे बच्चे, जो सिक्किम के विलय की बात कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं 1975 में सिक्किम का विलय हुआ है, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सिक्किम के विलय की, उस वाले सिक्किम के विलय, सिक्किम के ऊपर ब्रिटिशर्स ने भी कब्जा किया है, बाद में छोड़ दिया है, बट सिक्किम पर ब्रिटिशर्स ने भी कब्जा किया था, बाद में छोड़ा था। आपको याद होगी कि इनकी एक बार नेपाल के साथ संधि हुई है, यानडूब, वो इसीलिए हुई थी। ठीक है, 3142 आप याद रख लेंगे। ओके, चलो अगला सवाल ये रहा आपका 29 नंबर का। डॉक्टर भीमराव के बारे में बताइए, सवाल कौन सा सही है कौन सा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताइए। ठीक है, बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ देखने को मिली डॉक्टर भीमराव के बारे में। ठीक है सर, देखते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करी थी, ही फाउंडेड द सिद्धार्थ कॉलेज। तो करेक्ट आंसर की बात बताऊं, करेक्ट है। क्या इन्होंने मूक नायक पत्रिका को शुरू करा था? बिल्कुल करा था। 1927 में इनके द्वारा मूक नायक पत्रिका तो थी, और इन्होंने यहाँ पर जो है वो बहिष्कृत हितकर्णी को भी शुरू किया था, बहिष्कृत हितकर्णी को शुरू किया था, बहिष्कृत हितकर्णी, हितकर्णी को भी यहां शुरू किया था। ठीक, और वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ये सही है। पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट हर सूरत में गलत है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका 30वें नंबर का सवाल। 30वें नंबर का सवाल की हम बात करते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन आप बताइए, 30th नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, बताओ। देखो सवाल ऐसे ही आएंगे, एनटीपीसी का पेपर लेवल हिला देगा सबके, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको करा रहा हूं, इसी वजह से मैं इस लेवल के क्वेश्चन आपको करा। बात करते हैं,
सगुण भक्ति जो होती है, देखो दो प्रकार की भक्ति होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक बात। पहला है सगुण भक्ति परंपराओं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की अवधारणा पर है सगुण भक्ति, जिसमें भगवान के स्वरूप को माना जाता है कि भगवान का एक स्वरूप है, परम पिता परमेश्वर एक रूप में आता है। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, कद और अनागत काल देख। यहां पर वो बताना है कि मेरे अनेकों रूप हैं। ठीक है, और जो सगुण भक्ति है वो इसी बारे में चर्चा करती है कि देवताएं हैं, विष्णु जी हैं, उनके अवतार हैं। लेकिन सगुण भक्ति परंपराओं में देवी देवता और देवताओं की अवधारणा मानवीकृत रूपों में है, वो हमारे ही जैसे हैं, ऐसा मानना है। लेकिन जो कि निर्गुण भक्ति है उसमें ऐसा नहीं है, निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है। निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं होता, उसमें भगवान का स्वरूप नहीं है। निर्गुण भक्ति में भगवान का स्वरूप नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं 31वें नंबर का सवाल, ये रहा, बताइए 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिले की शुरुआत होती है, जो प्रकट करता है किस चीज को? सूफी सिलसिले की बात करते हैं कि भगवान को अगर आप पूजना चाहते हो तो भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करना ही उनसे प्यार करना है, वाजिब। गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क होने लगा, मास्टर और डिसिप्लिन के बीच में बहुत ज्यादा संपर्क होने लगा। इसी की वजह से यह जो चीजें हैं ये आगे बढ़ी हैं। ठीक है, चलो दूसरा है, आपको देखने को मिलता है कि सर पैगंबर मोहम्मद की अवांछित आध्यात्मिक वंशावली आपकी यहां पर बढ़ी है, आगे बिल्कुल बढ़ी है। प्रॉफिट मोहम्मद को यहां बहुत इज्जत दी गई है, राइट। अगले है कि भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ब्लेसिंग्स बढ़ी, करेक्ट है यार। ये जो है सूफी सिलसिले के बारे में सारी चीजें सही हैं, सूफी सिलसिला बहुत सरल देखने को मिला है। ठीक है, चलिए 32वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, बताइए 32वां, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के बीच में कौन सा कथित सही है? मतलब भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन में जनशक्ति का मिलना, इनको अपार धन मिला है, जनशक्ति मिली है, वो सब कुछ मिला है, राइट। बट अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों को, तो बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति सब कुछ मिली है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, अच्छा द कंटेक्स्ट विच आर करेक्ट, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन में संशक्ति मिलना, ठीक है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, हाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो नेवल शिप्स थे वो फ्रांस के पास अच्छे नहीं थे, नेवल शिप्स फ्रांस के पास अच्छे नहीं थे, याद रखिएगा। फ्रांस के जो नेवल शिप हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, याद रखेंगे इस बारे में। अगला सवाल ये रहा आपके, जो सवाल नंबर 33 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को शुरू किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत के अंदर अनऔद्योगिकरण, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब अपने आप को पीछे खींच रही है, अब अपने आप को पीछे खींच रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम चर्चा करते हैं। और रीजन क्या हुआ था, 1813 के चार्टर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रभुत्व धीरे धीरे कम हो गया, तो अपने व्यापार को एक्सपेंड नहीं कर पाई, फिर वो प्रशासन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगी। तो करेक्ट आंसर है इसके अंदर, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 1813 का चार्टर आता, पहली बार भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, 1 लाख रुपए इसमें सीधे भारतीय शिक्षा पर लगने शुरू हो गए। ये सारे स्टेटमेंट आपके इसी से तो रिलेट करेंगे। ठीक, सवालों का लेवल कैसा बताओ एक बार। 34वां सवाल बताइए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या है, बताइए। बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं 1935 की मुख्य विशेषताएं 1935 एक्ट में देखने को मिलती है। ऑटोनोमस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको देखने को मिलती है, स्वायत्तता थी, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं है, अखिल भारतीय संघ मिला है, ऑल इंडिया फेडरेशन हाँ बनाने की कोशिश तो है, एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि यार अगर हम बात करते हैं जो भारत परिषद बनी है, जो भारत परिषद बनी है वो यहाँ पे तो बनी ही नहीं थी ना, भारत परिषद यहाँ पे बनी नहीं थी। पहला तीसरा चौथा ही आपको देखने को मिलेगा, पहला तीसरा चौथा ही आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में याद रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं 35 के बाद, ये 35वें नंबर का सवाल, 34वें नंबर का सवाल था, 35वें के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सही था?
1919 के संबंध में सही था, इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट बताइए। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ? नहीं। अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल नहीं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्यसभा, जो चर्नसोर्ट भारत के वॉइसरॉय थे, ये करेक्ट है इसके अंदर। देखो बात को समझना, इसको मॉर्ले मिंटो के नाम से नहीं जाना जाता। अगर हम बात करते हैं क्या ये मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है, तो जी नहीं, तो मॉर्ले मिंटो के नाम से नहीं जाना जाता। स्टेटमेंट यही सही होगा कि ये जो अधिनियम है ये मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। करेक्ट आंसर यही है, इस नाम से नहीं जाना, इस नाम से 1909 का एक्ट जाना जाएगा। 36वें नंबर का सवाल ये रहा, कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? BN राव है, VT कृष्णामाचारी है, मोहम्मद शाहदुल्ला है, N माधव राव है। कौन है जो आपको यहां देखने को मिले हैं? कौन है जो आपको यहां देखने को मिले हैं, बताइए। सर अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है, BN राव नहीं है, VT कृष्णामाचारी है, मोहम्मद शाहदुल्ला, N माधव राव है। 2 3 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। BN राव नहीं है, ये संवैधानिक सलाहकार है। VT कृष्णामाचारी भी नहीं है, TT कृष्णामाचारी है, TT कृष्णामाचारी है। ये दोनों तो, ये तो उपाध्यक्ष रहे हैं भाई साहब, ये तो उपाध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, BN राव संवैधानिक सलाहकार है। तीसरा और चौथा ही होगा खाली, तीसरा और चौथा ही होगा खाली। VT कृष्णामाचारी तो उपाध्यक्ष रहे हैं, वो तो TT कृष्णामाचारी थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई? साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में केंद्र सरकार में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और ये आपका 39वां सवाल, मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और लास्ट सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? 17। ठीक है, याद रखना। आज के मॉक में एक इशू हो गया था, आज के मॉक में एक इशू हो गया है कि मैं मॉक कराने के बाद मुझे समझ में आया, ठीक है, ये मैंने फाइल गलत लगा दी। ठीक है, ये फाइल मुझसे गलत लग गई थी। ये आपकी पॉलिटी हिस्ट्री की मर्ज फाइल थी। एक मैंने कुछ टाइम पहले एक प्लान बनाया था कि मैं NTPC के लिए पॉलिटी हिस्ट्री मर्ज करके लूं, तो गलती से पॉलिटी हिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट इसमें लग गए, और जो ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट थे, इको के कॉन्सेप्ट थे, स्टैटिक के कॉन्सेप्ट थे, वो यहाँ पर आए नहीं। बट ऐसा नहीं है कि जो ये सवाल कराए हैं अच्छे नहीं, ये भी अच्छे सवाल, ठीक है, नहीं सवाल बहुत अच्छे हैं आपके, जो है पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए। हाँ, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो बच गए हैं, लेकिन वो गलती से अगर फाइल लग गई तो मैंने भी इसको बीच स्लाइड में पहुंचने के बाद हटाने की कोशिश नहीं करी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सवाल ही तो है, इसमें क्या पढ़ना ही तो है आपको, तो तगड़े तरीके से पढ़ा देता हूँ। बस अब आप लोगों से एक आपसे विनम्र निवेदन है, जितने भी बच्चे NTPC के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये निवेदन बहुत विनम्र है। ये मान लीजिएगा, आप ये बता देना कि आप इसके अंतर्गत बहुत ही मजबूत तरीके से मुझे बताना, बहुत अच्छे तरीके से। आपसे एक बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये तो मॉक मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये गलत है, गलत चीज चैनल पे नहीं रहेगी, ये मॉक हटाना पड़ेगा मुझे, ये मॉक हटेगा अभी। बस आप एक काम करना, मेरी अगर थोड़ी मोटी भी बात मानते हो तो जितने बच्चे फिलहाल में लाइव हो वो सारे के सारे जाके पॉलिटी के इस वन शॉट को लाइक कर दो, क्योंकि भाई इसके अंदर बच्चों का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें बच्चों का आना बहुत जरूरी है, इसको अब लाइक कर देना, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी और MCQ दोनों ही मैं कराने, ठीक है, सीधे तौर पर। सर प्लीज बुक जिससे नोट ना बनाने हो, सीधा क्लास हो, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपने जो सुपर चैट किया है बच्चे, आपका नाम ऊपर निकल गया, लेकिन सीधा टेलीग्राम पे पहुंचिए, आपको टॉप नॉच लेवल की चीजें आपको भेजी गई हैं। ठीक है भाई, सारे के सारे लाइक कर दीजिए, मैं आपको यहीं पे डाइवर्ट करता हूं। यहीं मिलते हैं कल सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।